स्टार्ट। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा। यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च ना करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूं। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाएं। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना या उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों को समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके सामान वितरण के नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं। उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं
जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी कि हमें आशा है। और मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन को कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करें जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति ना आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, तो मैं समझती हूं कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनकी अवहेलना को दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखें, पढ़ें लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है।